प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल बारिश में। बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस का एक और नया वीडियो, एक और नया लेक्चर। आज हम इस लेक्चर में सीखेंगे बिहेवियर ऑफ कंडक्टर्स इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड्स के बारे में जानेंगे। साथ ही साथ कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर किसे कहते हैं उसके बारे में सीखेंगे और स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटेंस के फॉर्मूले को ड्राइव करेंगे। ठीक है, आज हम ये सब चीज़ें यहाँ पर सीखने वाले हैं। आप लोगों को एडवाइस दी जाती है कि आप प्लेलिस्ट में जाकर के प्रीवियस वीडियोस ज़रूर देखिए, जिसमें हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी से रिलेवेंट बहुत सारी थ्योरीज और साथ ही साथ कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व किए हुए हैं। अगर आपको प्रीवियस वीडियोस की नॉलेज जानकारी है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इफेक्टिव और हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। बिहेवियर ऑफ कंडक्टर्स इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। बच्चों, अगर कोई भी कंडक्टिंग मटेरियल, सबसे पहले हम कंडक्टर्स को लिए थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। कंडक्टर उन्हें कहते हैं बच्चों जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो इजीली मूव करते रहते हैं विद इन दी कंडक्टर, फ्री मूव करते हैं बिल्कुल। ठीक है, उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब बच्चों, जैसे ही हम किसी कंडक्टिंग मटेरियल को किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं, ई एक्सटर्नल यहाँ पे है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसके अंदर हमने क्या किया, एक कंडक्टिंग मटेरियल को रखा। अब बच्चों, क्योंकि कंडक्टिंग मटेरियल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है, और नेगेटिव चार्ज पर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगती है। ठीक है, क्योंकि इसमें नेगेटिव चार्ज है और हमने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड को इस ई एक्सटर्नल में रखा है, तो इस ई एक्सटर्नल के कारण इलेक्ट्रॉन्स पर अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगी, जिसके कारण ये लेफ्ट साइड में डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, लेफ्ट साइड में आपकी जो डेंसिटी है नेगेटिव चार्ज की वो इंक्रीज़ कर जाएगी, उसी वे में आपकी जो राइट साइड में पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी इंक्रीज़ कर जाएगी। ठीक है, और ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है इस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के रीडिस्ट्रीब्यूशन के कारण ये ई इंड्यूस्ड आपकी ई एक्सटर्नल के इक्वल न हो जाए। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या हो जाएगी, आपकी जीरो हो जाएगी इनसाइड द कंडक्टर, क्योंकि ई इंड्यूस्ड जो कि डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है किसके, ई एक्सटर्नल के, और ये इक्वल भी होते हैं। ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन होती है, इस वजह से इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी वो क्या हो जाएगी बच्चों, आपकी जीरो। तो ये पॉइंट हमने यहाँ लिखा हुआ है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर इज जीरो इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको लाइन को थोड़ा कंप्लीट करना, इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए सेकंड पॉइंट देख लेते हैं बच्चों। नेट चार्ज ऑन ए चार्ज कंडक्टर इज ऑलवेज लाइज ऑन इट्स सरफेस एंड नेट चार्ज इनसाइड इट जीरो। बच्चों, ये जो आपका एक हमने कंडक्टिंग मेटेरियल लिया हुआ है और ये चार्ज कंडक्टर है, इसका मतलब इसको हमने कुछ चार्ज दिया हुआ, मान लो वो पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है। तो सबसे पहला पॉइंट, तो जब भी आप किसी कंडक्टिंग मेटेरियल को चार्ज देते हैं तो वो चार्ज उसकी चारों ओर सरफेस पर लाई कर जाता है। ये बात हमने पहले भी सीखी हुई है। ठीक है, वो सारा का सारा चार्ज कहाँ पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, या शेप के अकॉर्डिंग, क्योंकि अगर आपकी शेप जैसी होती है उसी के अनुसार चार्ज भी डिस्ट्रीब्यूट होता है। मान लो आपका जो है शेप यूनिफॉर्म है, जैसे कि स्फीयर होता है आपका स्फेरिकल, तो उस पर जो है यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। और अगर आपकी जो सरफेस है अनइवन है, तो सरफेस के अकॉर्डिंग सरफेस की जो शेप होगी या साइज़ होगा उसके अकॉर्डिंग जो है चार्ज आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। क्लियर है, तो यहाँ पर आपका चार्ज जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है सरफेस पर। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, यानी कि इनसाइड जो है आपका नेट चार्ज क्या रहेगा, जीरो। ठीक है, नेट चार्ज क्या रहेगा, इनसाइड जीरो। अगर नेट चार्ज आपका जीरो है तो इनसाइड जो आपके कंडक्टिंग मेटेरियल है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, जीरो होगी। तो पहला पॉइंट हमने क्या देखा भाई, अगर किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई कंडक्टिंग मटेरियल रख दे तो इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जीरो। अगर किसी कंडक्टिंग मटेरियल को आप कोई चार्ज दे देते हैं तो चार्ज सारा का सारा उसकी सरफेस पर लाई हो जाता है, वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो इनसाइड दी कंडक्टिंग मटेरियल आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो दोनों पॉइंट अच्छे समझ में आ गए आपको। चलिए थर्ड पॉइंट की बात करते हैं बच्चों। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट विद इन एंड ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर। ये पॉइंट भी हम पहले भी सीख चुके हैं, स्फेरिकल कंडक्टर के केस में भी हमने देखा था और स्फेरिकल सेल के केस में भी हमने देखा था। इसको लेकर के हमने न्यूमेरिकल्स भी किए थे। ठीक है, प्रीवियस वीडियोज़ में आप देख सकते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर अगर मान लो कोई कंडक्टिंग मेटेरियल है, आपने उसे कुछ चार्ज दिया है, तो उसकी सरफेस पर और इनसाइड जो भी आपका पोटेंशियल होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वो सेम होगा, कॉन्स्टेंट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। पॉइंट नंबर 4, इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो इन द केविटी ऑफ ए होलो चार्ज कंडक्टर। फैराडे केज इसका एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा। बच्चों, मान लेते हैं हमारे पास कोई होलो कंडक्टिंग मटेरियल है और उसमें कोई केविटी है, तो उस केविटी के अंदर भी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है,
जीरो होती है। ठीक है, और इसी की वजह से एक नया कंसेप्ट निकल के आया जिसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। क्या है बच्चों ये? इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। एक नंबर में कई बार पूछ लिया जाता है, वैसे भी हमें इसकी नॉलेज होनी चाहिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का एक बहुत अच्छा उदाहरण फैराडे केज भी है। पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग को समझ लेते हैं। द फिनोमिना ऑफ मेकिंग अ रीजन फ्री फ्रॉम एनी इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। भाई कोई सा भी एक ऐसी जगह बनाना, ऐसी जगह का निर्माण कर देना जहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो या वहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो, इसे कहते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। और इसका एग्जाम्पल बहुत अच्छा क्या है बच्चों? फैराडे केज। फैराडे केज एक होती है, मेटल की बनी होती है, जैसे जेल के बने होते हैं, चारों तरफ से मेटल का बना होता है। अगर आप उसे चार्ज दे देते हो या उसको आप हाई पोटेंशियल पे रख देते हो, तो हाई पोटेंशियल पे रखने के बावजूद भी इनसाइड दी केज आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। और इसके कुछ एग्जांपल आप समझ सकते हैं कि कैसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का इस्तेमाल करते हैं सेव करने के लिए कुछ डिवाइसेस को या खुद को। मान लेते हैं बच्चों कोई थंडर स्टॉर्म की कोई नाइट है या डे है और आप कार में हैं, तो आप कार में बैठे हुए ज़्यादा सुरक्षित हैं बजाय इसके कि आप कार से बाहर निकल जाएं या खुले मैदान में आ जाएं। क्यों? क्योंकि आपकी जो कार की मेटल की बॉडी है, वो मेटल की बॉडी एक केज की तरह काम करेगी, एक शील्डिंग की तरह काम करेगी। यदि बाई चांस उस कार के ऊपर इलेक्ट्रिक जो चार्ज है वो डिस्चार्ज हो जाए या थंडर स्टॉर्म गिर जाए उस कार के ऊपर, ठीक है, या कह दें कि बिजली गिर जाए, ठीक है, तो वहाँ पर जो कार की जो बॉडी होगी वो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग की तरह व्यवहार करेगी और इनसाइड दी जो कार है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी और वहाँ पे आप सुरक्षित रहेंगे। बहुत से ऐसे आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होती हैं जो बहुत ही ये कह सकते हैं सेंसिटिव होती हैं और उन को क्या करते हैं कि उन्हें किसी केज के अंदर रखते हैं। ये भी इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का एक अच्छा एग्जाम्पल है। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग में क्या करते हैं बच्चों, इसके थ्योरी को एक बार से फिर से समझ लेते हैं कि ऐसा एक रीजन बनाना जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो, ठीक है, उसे कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। ठीक है, चलिए अब हम बच्चों इसमें इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर की बात करेंगे, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए, क्योंकि हमारे चैप्टर का तो नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस पर आखिरकार हम आ ही गए, तो चलिए बच्चों इसको सीख लेते हैं क्या चीज़ होती है। भाई कंडक्टिंग मटेरियल को आप चार्ज देते जा रहे हो, ठीक है, तो हर एक कंडक्टिंग मटेरियल की अपनी एक कैपेसिटी होगी कि भाई वो कितना चार्ज होल्ड कर सकता है। जैसे बच्चों बाल्टी की हर किसी बाल्टी की अपनी कैपेसिटी होती है। मान लो कोई बाल्टी 20 लीटर की है, तो आप उसमें कितना पानी दे सकते हो, कितना पानी उसके अंदर भर सकते हो? मैक्सिमम 20 लीटर, उससे कम भी भर सकते हो। पर अगर मैक्सिमम 20 लीटर उसकी कैपेसिटी है तो उससे ज़्यादा आप नहीं भर पाएंगे उसमें पानी। अगर आप ज़्यादा भरेंगे तो वो पानी उसमें से बाहर निकल आएगा। तो ऐसे ही आपके हर एक कंडक्टर की कैपेसिटी होती है किस चीज़ को? चार्ज को होल्ड करने की, कि आप उसे कितना चार्ज दे पा रहे हो। अगर उससे ज़्यादा चार्ज आप देते हो तो वो ज़्यादा चार्ज क्या होगा, वो एटमॉस्फेयर में वो रिलीज़ कर देगा। जैसे बाल्टी को पानी से भरते हैं ना, तो क्या होता है कि भाई एक्स्ट्रा पानी अगर दोगे तो पानी क्या होगा, फ्लो आउट हो जाएगा उसमें से। ऐसे ही चार्ज भी क्या होगा, फ्लो आउट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो हर एक कंडक्टर की क्या है, अपनी कैपेसिटी होती है उस चार्ज को होल्ड करने की, और इसी को कहते हैं कैपेसिटेंस। तो चलिए बच्चों, इसको सबसे पहले हमने यहाँ पे सी लिखा हुआ है तो इसको सी से डिनोट करते हैं। इसकी डेफिनेशन को थोड़ा देख लेते हैं। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर इज द एबिलिटी ऑफ इट, भाई इसकी खुद की एबिलिटी होती है टू होल्ड द इलेक्ट्रिक चार्ज। क्लियर है बच्चों कैसे काम करता है कैपेसिटेंस? किसी कंडक्टर के लिए चार्ज को होल्ड करने की एबिलिटी को, उसको मेजर करने से हम, एबिलिटी का जो मेजरमेंट है उसी से हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस को एक तरीके से डिफाइन करते हैं। ठीक है, किससे डिनोट करते हैं? सी से। आइए चलिए अब हम इसका थोड़ा सा जो है फॉर्मूला भी देख लेते हैं, कैसे इसके फॉर्मूले को ड्राइव कर सकते हैं। बच्चों जैसे जैसे मान लेते हैं हमारे पास में कोई एक इंसुलेटेड कंडक्टिंग मटेरियल है। इंसुलेटेड का मतलब क्या हुआ कि भाई आपने उसे किसी पदार्थ से इंसुलेट कर दिया है, उसमें से बाहर जैसे आप उसे चार्ज दे रहे हो तो वो किसी चीज़ से टच नहीं कर पा रहा, जिसके कारण उसमें से चार्ज का फ्लो नहीं हो पाएगा। ठीक है, इंसुलेटेड है। तो आपने क्या किया, किसी कंडक्टिंग मटेरियल को, इंसुलेटेड कंडक्टिंग मटेरियल को चार्ज देना स्टार्ट किया। बच्चों जैसे जैसे हम चार्ज देते जाते हैं किसी कंडक्टिंग मटेरियल को तो उसका पोटेंशियल इंक्रीज करता जाता है। ठीक है बच्चों, ये बात हम जानते हैं। और हमने एक पॉइंट चार्ज से या स्पेरिकल कंडक्टिंग मटेरियल के लिए भी हमने देखा था कि जो पोटेंशियल होता था वी, हमने दिखा था कि वी इज इक्वल टू, इसको थोड़ा सा मोर डिफाइन कर देते हैं आपके लिए। जैसे एक स्पेरिकल सेल थी, कंडक्टिंग सेल थी, या कोई स्पेरिकल हमारे पास में
इस जो है कंडक्टिंग मटेरियल है, इसका रेडियस जो है r है। तो हमने इसके लिए पोटेंशियल का फॉर्मूला ड्राइव किया था, V इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q/r, यदि इसको हमने चार्ज Q दिया हुआ है तो हम यहाँ पे ये बात देख पा रहे हैं बच्चों की जो पोटेंशियल होता है वो Q के प्रोपोर्शनल होता है। जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा तो पोटेंशियल भी इंक्रीज करेगा। क्लियर है पॉइंट। चलिए बच्चों, अब मान लेते हैं हमारे पास कोई इंसुलेटेड कंडक्टिंग मेटेरियल है और जैसे जैसे हम इसको चार्ज देते हैं उसका पोटेंशियल भी इंक्रीज करता जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई जो चार्ज होता है वो पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्लियर है पॉइंट। चार्ज जैसे जैसे देते जाओगे उसका पोटेंशियल इंक्रीज करता जाएगा। अब यहाँ पर जो है चार्ज को होल्ड करने की कैपेसिटी या एबिलिटी को ही क्या कहते हैं, हम कैपेसिटेंस भी कहते हैं। तो इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को जैसे ही हटाते हैं तो यहाँ पे एक नया एक कांस्टेंट आ जाता है जिसको कहते हैं C, और इस C को ही क्या कहते हैं, C इज कॉल्ड द कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर। क्लियर है बच्चों। कैसे हम इसको C को ड्राइव करते हैं, फॉर्मूला Q इज इक्वल टू CV याद रखेंगे। इस फॉर्मूले को जरूर याद रखना है क्योंकि आगे बहुत काम आएगा। तो C बराबर यहाँ से क्या निकल के आ जाता है, Q/V। तो चलिए इसे आगे देख लेते हैं कि कैसे इसको कर। तो बच्चों ये आ जाता है हमारे पास C इज इक्वल टू Q/V। अब यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस की अगर बात करें तो ये है कहलाती है बच्चों फैरड। फैरड में हम इसको मेजर करते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखना फैरड किसकी यूनिट होती है, कैपेसिटेंस की, किसी कंडक्टर के। 1 फैरड इज इक्वल टू होता है 1 कूलाम अपॉन 1 वोल्ट, या इसको 1 कूलाम पर वोल्ट, यानी कि 1 कूलाम पर वोल्ट को ही 1 फैरड कहते हैं। अब कुछ और यूनिट्स हो सकती हैं जो कि छोटी यूनिट्स हैं। देखिए जैसे 1 मिली फैरड, जिसको 1 mF से दिखाएंगे, 10⁻³ फैरड के इक्वल होगी। 1 माइक्रो फैरड यानी कि 1 माइक्रो फैरड ऐसे लिखेंगे, साथ ही साथ 10⁻6 फैरड के बराबर होगी। ये पिको फैरड कहलाता है, 10⁻12 फैरड के बराबर होगी। याद रखेंगे बच्चों इनको। चलिए बहुत बढ़िया। अब हम कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्पेरिकल कैपेसिटर की बात करेंगे। स्पेरिकल कैपेसिटर, ठीक है, स्पेरिकल कंडक्टर भी यहाँ पे लिख सकते हैं, स्पेरिकल कंडक्टर। इसकी हम कैपेसिटेंस को फाइंड करेंगे। ये हमारे पास बच्चों मान लेते हैं एक कंडक्टिंग मटेरियल है जिसका रेडियस कितना है, कैपिटल R हमने ले लिया। इसको Q चार्ज दिया हमने। जैसे बच्चों में से Q चार्ज देंगे तो ये सारा का सारा चार्ज इसकी सरफेस पर लाई कर जाएगा यूनिफॉर्मली, क्योंकि ये स्पेरिकल है, इसकी सरफेस जो है यूनिफॉर्म है हर तरफ से, तो यहाँ पर जो चार्ज होगा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्लियर है। अब बच्चों इसकी सरफेस के किसी भी पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा V इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q/R। थोड़ी देर जस्ट पहले हमने इस फॉर्मूले को भी आपको दिखाया था, जहाँ R क्या होती है, रेडियस होती है किसकी, स्फीयर की, और Q ये चार्ज दिया हुआ हमने कैपिटल। क्लियर है यहाँ तक। अब बच्चों ये कैपेसिटेंस का फॉर्मूला जस्ट अभी हमने ऊपर देखा है, C बराबर कितना था, Q/V। ठीक है, तो इसको आगे हम बता सकते हैं कैपेसिटेंस क्या होता है भाई, C इज इक्वल टू Q/V होता है। अब यहाँ पर V की वैल्यू हम रख देते हैं 1/4πε0 इंटू Q/R। ये जो नीचे का जो पूरा पोर्शन है 4πε0 इंटू R, ये पहुँच जाएगा ऊपर और Q से Q हो जाएगा कैंसिल, तो बचेगा क्या हमारे पास में 4πε0 इंटू R। यही बच्चों होता है बहुत ही प्यारा सा फॉर्मूला किसके लिए, स्पेरिकल कंडक्टिंग मटेरियल के लिए। उसकी कैपेसिटेंस कैसे फाइंड करते हैं, 4πε0 इंटू R, जहाँ R क्या है, रेडियस है उस स्पेयर की। तो यहाँ पर हम ये भी देख पा रहे हैं कि भाई कैपेसिटेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R होता है, यानी कि आपका रेडियस जितना बड़ा होगा कैपेसिटेंस भी उतना ही बड़ा होगा। कैपेसिटेंस बड़ा होने से क्या होगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज अपने अंदर होल्ड कर सकता है। क्लियर हुई बात, क्लियर है यहाँ तक, बहुत बढ़िया। तो इसका डेरिवेशन 1 नंबर 2 नंबर में कभी कभी पूछ लिया जाता है, फॉर्मूला जरूर याद रखें। कई बार 1 नंबर में केवल न्यूमेरिकल्स पूछ लिया जाता है। तो चलिए बच्चों अब हम थोड़ी सी और बातें इससे संबंधित चीज़ों को जानने और समझने की कोशिश करते हैं। एक छोटा सा सवाल ले लेते हैं पहले, व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ स्पेरिकल कंडक्टर ऑफ कैपेसिटेंस 1 फैरड। एक ऐसा कैपेसिटेंस, एक ऐसा कंडक्टिंग मटेरियल स्पेरिकल जिसका कैपेसिटेंस 1 फैरड हो, उसकी रेडियस फाइंड करनी है। कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास तो फॉर्मूला है, रेडियस हमें फाइंड करनी है। C की वैल्यू हमको पता ही है कितनी है, 1 फैरड। तो लेट इट इज़ R मीटर, हमने R मीटर मान ली कि भाई मान लेते हैं कि स्पेरिकल कंडक्टर की जो रेडियस है R मीटर है। देन C इज इक्वल टू 4πε0 इंटू R, ये फॉर्मूला हमने अप्लाई कर देना है यहाँ पे। C की वैल्यू कितनी है बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन में 1 फैरड दी हुई है, हमने 1 लिख दी है। 4πε0 की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻9। तो ये 4πε0 की वैल्यू तो ये उल्टी हो जाएगी 1/9 इंटू 10⁻9। ठीक है,
तो 4/1 की वैल्यू आ जाएगी 1/9 × 10⁹ इंटू आर, रेडियस ऑफ स्फीयर। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ पे डिवीजन में, इसको इधर ले जाएंगे तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 9 × 10⁹ मीटर। इसको किलोमीटर में बदल लेते हैं, 9 × 10⁶ किलोमीटर। ठीक है भाई, 10⁻³ से इसको डिवाइड करेंगे तो 10⁻6 रह जाएगी। अब बच्चों से थोड़ा कंपेयर करते हैं। ये वैल्यू देखने में बहुत आपको लग रही है कि छोटी मतलब छोटी फिगर में दिख रही है, बट ये बहुत बड़ी वैल्यू है। कितनी बड़ी वैल्यू है इसको देख लेते हैं अभी। बच्चों हमारी जो अर्थ है ना, अर्थ बहुत बड़ी है। अर्थ का जो रेडियस है वो लगभग 6000 किलोमीटर है, 6 × 10⁻³ किलोमीटर है। अब इसे ज़रा कंपेयर करो, इस रेडियस को इससे कंपेयर करते हैं तो हम देखते हैं कि अगर इसमें हम 1500 से मल्टीप्लाई करें ना, 6 × 10⁻³ को 1500 से मल्टीप्लाई करें तब जाके हमें 9 × 10⁻6 किलोमीटर मिलता है। तो हम देख सकते हैं कि भाई ये जो 1 फैरड है, 1 फैरड कैपेसिटी का अगर मुझे एक स्फेरिकल कंडक्टर बनाना है तो उसका रेडियस हमारी अर्थ के रेडियस का 1500 गुना होगा। यानी कि इतना बड़ा होगा स्फीयर जिसकी कल्पना भी हम, ये मतलब पॉसिबल ही नहीं है हमारे लिए बनाना। आप समझ पा रहे हैं? तो अब इससे हमने एक निष्कर्ष निकाले, कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि जैसे पहला कंक्लूजन क्या है कि 1 फैरड इज़ वेरी लार्ज यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। मतलब कैपेसिटेंस के लिए अगर हमें किसी का कैपेसिटेंस 1 फैरड कहना है तो ये 1 फैरड बहुत बहुत बड़ी क्वांटिटी है, बहुत बड़ा लार्ज क्वांटिटी है। 1 फैरड लार्ज यूनिट है। ठीक है, दूसरा क्या पॉइंट है, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू हैव ए सिंगल कंडक्टर ऑफ वेरी लार्ज कैपेसिटेंस। इससे हमें ये निष्कर्ष इस चीज़ पे पहुंचते हैं कि भाई हम जो है बहुत बड़ी, ऐसा नहीं कि 1 फैरड से अगर हम कहें कि भाई क्या 0.1 फैरड का बना सकते हैं, 0.1 फैरड का भी अगर हमें कंडक्टर बनाना है, कैपेसिटर बनाना है तो वो बनाना भी हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा किसी सिंगल कंडक्टर से। मतलब एक कंडक्टिंग मटेरियल लेकर के हम इतनी कैपेसिटी का 1 फैरड या 0.1 या 0.01 फैरड का हम जो है ऐसी कैपेसिटी का कैपेसिटेंस नहीं बना सकते। तो बात क्लियर है बच्चों यहाँ तक? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, थोड़ा सा ध्यान रखने की भी ज़रूरत है। उम्मीद है आपको कैपेसिटेंस को लेकर के कंसेप्ट थोड़ा क्लियर हुआ होगा। इसको लेकर के हम आगे 1-2 न्यूमेरिकल्स अच्छे से करेंगे। साथ ही साथ हम ऐसा कैसे कोई कैपेसिटर बनाएं जिसमें जो है आपका जो साइज़ जो है छोटा रहे और उसकी कैपेसिटेंस बढ़ जाए। ठीक है, ऐसी कुछ बातें सीखेंगे और दूसरे चीज़ों को देखेंगे। जैसे यहाँ पे तो हमने जो अभी कंडक्टर देखा है या कैपेसिटर देखा है, ये सिंगल ही कैपेसिटर है, सिंगल ही कंडक्टिंग मटेरियल है। अगर पास पास हम 2 कंडक्टिंग मटेरियल को रख लें तो कैसे उस कंडक्टिंग मटेरियल का कैपेसिटेंस बढ़ सकता है, यानी कि आप उसे और चार्ज दे सकते हो। और किस वजह से ये होगा या इसके पीछे की जो साइंस है कैसे होगी, उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में।